गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे अपना इतिहास का पार्ट एक फ्रांसीसी क्रांति। उसमें हमने फ्रांस को जो है निरंकुश राजतंत्र से पहले संवैधानिक राजतंत्र बनाया, फिर जो है फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य बनाया। उसके बाद जो महिलाओं की क्रांति वगैरह ये टॉपिक हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। जब स्वतंत्र हो गए हम सभी और संवैधानिक राजतंत्र गणतंत्र बन गया, फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, तो वहाँ जो है दास प्रथा थी। राजतंत्र में दासों का व्यापार होता था और दासों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो उसका भी जो है दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। दास उन्मूलन यानी उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति किसी का दास नहीं हो सकता, कोई किसी को खरीद नहीं सकता, इस तरह से। और ये हो गया जेकोबिन क्लब के समय। जो जेकोबिन क्लब में हमने पढ़ा था कि रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन जो था उसने बिल्कुल समानता का अधिकार अपनाया था, सभी नागरिकों को समान माना था। यहाँ तक कि उसने जो है सम्मान सूचक महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कम कर दिया था। सभी नागरिकों के लिए समान शब्द, एक ही शब्द रखा था। ये हमने पढ़ लिया है। तो जेकोबिन शासन में के जो है सामाजिक सुधार में ही दास प्रथा का उन्मूलन शुरू हो गया था और धीरे धीरे जो है फिर 1848 में दास प्रथा को बिल्कुल समाप्त ही कर दिया गया था। तो थोड़ा सा देखो, मैंने पहले भी पढ़ा दिया शायद, ये एक बार और देख लो। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। इस पे अंडरलाइन कर लो। फ्रांसीसी उपनिवेशों में जितने भी फ्रांस के उपनिवेश थे उनमें जो है दास प्रथा का उन्मूलन कहाँ से शुरू हो गया था? जेकोबिन शासन के से ही शुरू हो गया था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलॉप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ये देशों के नाम है। इन देशों में कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित होती थी? ये तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के आपूर्ति करता थे, यानी देते थे दूसरे देशों को। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति व्यापारियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। बागानों में क्या थी? श्रम की कमी। यहाँ पर ये वस्तुएं तो उत्पादित होती थी, लेकिन बागानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिक नहीं मिलते थे, उनकी कमी थी। इसलिए यूरोपी जो है आगे वहाँ जाकर कोई व्यापार नहीं करते थे। ये उपनिवेश थे, कैरिबियाई उपनिवेश के लिए जो है ना, ये इसके फ्रांस के और जो बड़े देश थे यूरोप महाद्वीप के, उनके यहाँ ये सारी वस्तुएं पैदा होती थी। लेकिन समस्या क्या थी? बागानों में श्रम की कमी, यानी मेहनत करने वाले मजदूर नहीं थे। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, अब ये कमी थी ना इन देशों में, तो इसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ। ये अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच जो है दासों की खरीद फरोख्त चलने लगी। ये लोग जहाँ पर ज़्यादा, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में लोग ज़्यादा है, वहाँ पर जो है कमाई के साधन भी कम है, तो अफ्रीका महाद्वीप से जहाज भर भर के दास ले जाए जाने लगे। लोगों को इसे खड़ा कर देते और उनकी बोलियां लगती। बड़े बड़े व्यापारी उन दासों को खरीदते थे और जहाज़ें भर भर के अपने, जैसे अमेरिका ले गए और यूरोप महाद्वीप के और अन्य देशों में ले गए, ऐसे ले जाते थे और उनसे फिर बागानों में काम करवाते, जिससे बागानों में उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन ये दास प्रथा जैसी जो है बुरी व्यवस्था थी ये समाज में फैल गई। तो इसका उन्मूलन किया गया। अब आगे देखो, इस ये हो गया त्रिकोणीय व्यापार, दास व्यापार। त्रिकोणीय दास व्यापार कौन कौन से देशों में था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रिकोणीय दास व्यापार कौन कौन से देशों में था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। फ्रांस के जो व्यापारी थे वो जो है अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों को ठूस दिया जाता था। जहाजों में ठूस दिया जाता था किनको? दासों को। वह दास खरीद लेते थे फ्रांसीसी सौदागर। वो ये बोर्दे और नानते जो बंदरगाह है वहां पर जो है अफ्रीका के तट पर जो है ये जहाज खड़े कर देते और दास खरीद लेते और फिर उन दासों को दागते, निशान बनाते।
उनके कि ये हमारा दास है, इस तरह से गरम गरम लोहे के सरिये से, और हथकड़ियाँ पहनाकर उनको जो है जहाज़ों में डालकर 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा करते, में जहाज़ों में चलते रहते थे बेचारे, खाने पीने के भी सही साधन नहीं थे उनके, और जो है अटलांटिक महासागर पार करके केरिबाई देशों में पहुंचाया जाता था। ऊपर पढ़ा ना अपन, केरिबाई देशों में जो है बागानों में श्रम की कमी थी, वह उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में। अब दास मेहनत करते थे बेचारे, इसीलिए ले जाया गया उनको। तो दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो गया। इन कैरिबियाई देशों में, इन फ्रांस के उपनिवेशों में ये चीजें उत्पादित होती थी, लेकिन पहले क्या था कि श्रम की कमी के कारण कम उत्पादित होती थी। अब दास वहाँ श्रम करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए जो है उनका उत्पादन बढ़ गया, बढ़ती मांग पूरा करना संभव हो गया। बॉर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध हो गई। वैसे उसमें वहाँ बंदरगाह पर कौन जाए माल वाल ले जाके, लेकिन दास व्यापार के कारण वो बंदरगाह भी समृद्ध हो गई। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली ने लंबी बहस हुई कि व्यक्ति को मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध में के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। देखो हमने देखा ना 18वीं सदी यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें जो है व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार को लेकर काफी बहस हुई। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया गया था ना, लेकिन दासों के बारे में, दास व्यापार के बारे में कोई बहस नहीं, कोई नियम कानून नहीं बनाया गया कि दास व्यापार निर्भर व्यापारियों के विरोध के कारण, कि व्यापारी लोग जो है विरोध कर सकते हैं। और उसमें थे ही कौन, तीसरे वर्ग के जो लोग थे ना, नेशनल असेंबली गठित की थी उसमें यही लोग थे, व्यापारी, वकील वगैरह, इसलिए जो है दास व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली ने दासों के लिए कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 1793-94 का था ना आतंक का काल जैकोबिन का, तो उसमें जो है फ्रांसीसी दासों उपनिवेश में, फ्रांस के जो उपनिवेशों में जितने भी दास थे उनके लिए मुक्ति का कानून पारित कर दिया। किसने? कन्वेंशन ने। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। हमने देखा कि उसके बाद कौन आ गया था, नेपोलियन शासक बन गया था 1804 में यहाँ का फ्रांस का, तो उसने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। ज़्यादा समय तक 1794 से 1804 यानी 10 साल तक ही रहा, फिर दास प्रथा शुरू हो गई। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। इस पे अंडरलाइन कर लो, प्रश्न बनेगा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप प्रश्न लिखोगे कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो कब हुआ? 1848 में। ठीक है, अब देखो आगे, ये हो गया आपका दास प्रथा का उन्मूलन। और निग्रो कौन थे? दक्षिणी एशिया में रहने वाले जो लोग थे, ये इधर है निग्रो का, दक्षिणी एशिया के अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को निग्रो कहा जाता था, जो उनके लिए एक अपमानजनक शब्द था। और ये सारे सब के सब बेचारे दास थे, काले लोग थे। इनके साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था, जो व्यापारी इनको खरीद लेते थे ना वो। आगे देखो, ये हो गया आपके दास प्रथा का। अब है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। इस तरह से फ्रांस में क्रांति चली रही थी 1789 के बाद। उस समय जो है लोगों की जिंदगी कैसी थी देखो। क्या राजनीति लोगों को पहनावा, उनके बोलचाल तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? ये क्वेश्चन है। क्या राजनीति बदल गई तो लोगों की बोलचाल का सब कुछ बदल जाएगा? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया।
भाई जैसे राजनीति लोगों के पहनावे को बोलचाल को क्या बदल सकती है, तो हम ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये है कि 1789 की जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसने पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन कर दिए थे। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दे दिया लोगों को, तो लोगों का जो है जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। पहले वो राजतंत्र में बेचारे कैसे रहते थे, तो अगर राजनीति अच्छी हो, राजा अच्छा हो, शासक अच्छा हो, तो लोगों का जो है रहन सहन बदल ही जाता है, अच्छी तो उन्नति होती है। तो रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, यानी स्वतंत्रता और समानता दी नागरिकों को। बास्तिल के विध्वंस के, बास्तिल क्या है पता ना आपको, वो बास्तिल का दुर्ग, किला जो लुई 16वां की जेल थी। 1789 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। बास्तिल के विध्वंस के बाद किला तोड़ दिया था लोगों ने। देखो, बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वह था सेंसरशिप की समाप्ति से। सामंतशाही व्यवस्था थी ना, उसकी समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। देखो क्या होता है, 1789 की क्रांति के बाद सेंसरशिप की समाप्ति समाप्ति हो गई थी, जिसे वो छापे खाने को स्वतंत्र कर दिया था, है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचार स्वतंत्र रूप से छाप सकता है, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये किसमें दिया था अधिकार, ये जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बना था ना 1789 की संविधान, नेशनल असेंबली ने जो बनाया था नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उसमें जो है नैसर्गिक अधिकार दे दिया था लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो अब लोग जो है अपने विचारों को खुलेआम छापने लगे। उससे पहले क्या था कि अगर कोई भी छापना है, कोई भी किताब छापनी है, अखबार निकालना है या नाटक भी करना है, कोई किसी भी प्रकार से लोगों को किसी चीज के लिए जागरूक करना है, तो पहले राजा के सेंसर अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही कर सकते थे। लेकिन 1789 की नए संविधान के अनुसार ऐसा नहीं था। इसको जो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे देखो, परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में, अब इसका परिणाम क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों के, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अब लोग खूब अपने विचार जो है छाप छाप के जनता तक पहुंचाने लगे। वहां जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। किताबों में, अखबारों में, पर्चों में फ्रांस में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में गांव बाहर के देहाती लोगों को जानकारी होती थी। कि एक अखबारों के माध्यम से रेसे ले जाते, रैलियां निकालते, नाटक करते, मंच नुक्कड़ नाटक करते। इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो किताबें, पर्चे, पुस्तक, अखबार पढ़कर देख लेते, समझ जाते थे। बाकी तस्वीरें लगाई जाती थी जिससे गांव देहात तक जो है वो तस्वीरें पहुंचती, तो वो तस्वीरों से समझ जाते। नाटक किए जाते थे लोगों के वहाँ, यानी स्वतंत्र अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई ना, तो कैसे भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए फ्रांस के नागरिक स्वतंत्र थे। गांव देहात तक जा पहुंची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब, अंडरलाइन करो, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। कोई भी घटना हुई है तो उस पर विरोधी विचार, यानी शासन जो है उसके विरोध में भी जनता बोल सकती थी। पहले लुई 16वां था तब नहीं बोल सकती थी। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। प्रिंट के माध्यम से, यानी ये छापे खाने के माध्यम से, अखबार पुस्तकों के माध्यम से एक पक्ष यानी लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत होने लगे, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे, सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। ये नाटक, जुलूस, संगीत, गीतों के माध्यम से जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लोग, उनको इनके माध्यम से जो है जागरूक किया गया और असंख्य लोग इनमें भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ये
नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस मन करके जो है अनपढ़ लोगों को भी जो है घटनाओं के बारे में जागरूक किया जाता था, जानकारी दी जाती थी, लोगों में राष्ट्र भक्ति की भावना भरी जाती थी इनके माध्यम से। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो अखबार वगैरह पत्र पुस्तिकाएं पढ़ लेते थे, लेकिन ये तो कुछ शिक्षित लोगों के लिए ही संभव था। गांव के देहाती लोग किससे समझते थे? इनसे समझते थे। तो इस तरह से जो है क्रांति और रोजाना की उनकी जिंदगी हो गई थी लोगों की, फ्रांस के लोगों की, कि क्रांति के समय उनकी रोजाना की जिंदगी कैसी थी, कैसे जो है वो फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके जो है अपने गणतंत्र बनाया, और किस तरह से जो है लोगों ने अपने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। ठीक है, अब देखो आगे, ये चित्र है आपके, ये चित्रों में आपके क्या बताया गया है? देखो ये मोटा है, इसको पतला करने की मशीनरी, ये तो बेकार। इसको देखो आप, ये चित्र है। ठीक है, इसमें मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड पयाली रचित चित्र है। ये मरा कौन था आपको पता है? मरा पत्रकार था ये, है ना, जिसने जो है नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया था नेशनल असेंबली में। और उस समय जो है शासन कुलीन तंत्र के हाथ से निकलकर अमीरों के हाथ में आ गया था, तृतीय स्टेट के अमीरों के हाथ में। तब मरा ने कहा था, पत्रकार था तो अखबार में छापा था इसने, कि जिस तरह से जनता ने इस कुलीन तंत्र का विरोध करके इसको समाप्त कर दिया है, उसी तरह एक दिन इस अमीरों के हाथ में जो शासन आ गया इसको भी समाप्त कर देगी। और हकीकत में कर ही दिया था ना, जैकोबिन क्लब भी समाप्त हो गया था 1794 में। और फिर कौन आ गया था? नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था। ये अब देखेंगे अपन, नेपोलियन का उदय थोड़ा सा अपन ने पीछे देखा ही था। सारांश देखो अब इसका, सारांश जो फ्रांस में क्रांति हुई उसमें कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, गणतंत्र बना, महिलाओं ने क्रांति की, दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, और शासन कुलीन वर्ग से अमीरों के हाथ में आ गया। क्या क्या ही घटनाएं वहां पर हुई। ठीक है, और बीच में हमने ये भी देखा था कि इन सब घटनाओं ने, जो फ्रांस की ये राजनीतिक अस्थिरता थी ना, इन सब घटनाओं ने नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नेपोलियन कौन था? प्रशा का जो सम्राट था उसकी सेना में था सेनापति नेपोलियन। तो देखो, और बहुत ही महत्वाकांक्षी था नेपोलियन। 1804 में, अंडरलाइन कर लो, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। प्रश्न बनेगा आपके कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? कब बना? 1804 में। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप को उसने फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राजवंश बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में सौंप दी। अब क्या फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, वहां की ऐसी राजनीतिक अस्थिरता को देखकर अपनी सेना ले गया और वहां पर उस पर आक्रमण किया और अपना अधिकार कर लिया। और फिर क्या किया? यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी फ्रांस का सम्राट बनने के बाद। और जो यूरोप महाद्वीप के जो छोटे मोटे देश थे उनको जीतकर उनकी बागडोर किसके हाथ में सौंप दी? अपने पुराने राजवंशों को हटाकर नए राजवंश बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में सौंप दी। अपने खानदान के लोगों को वहां का शासक बना दिया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। अंडरलाइन कर लो, प्रश्न बनता है यही कि यूरोप 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो बड़ा लिखना है इसको, ये पूरा पैराग्राफ। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का जन्मदाता मानता था। फ्रांस भी यूरोप महाद्वीप का एक बड़ा देश है, तो ये वहाँ का था और इसने वहाँ पर काफ़ी सुधार किए थे। और इसका मानना था कि यूरोप में जो आधुनिकरण हुआ है, आधुनिक व्यवस्थाएं, उसका अग्रदूत कौन है? नेपोलियन है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। पहले जो है यूरोपीय देशों में अलग अलग नाप तोल की प्रणाली थी, उससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ करता था। तो इसने जो है दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली चलाई सभी यूरोपीय देशों में। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगने लगा, और जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना ना, तो लोगों को अच्छा लगने लगा कि अब जो है हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ये अच्छा सम्राट हमें मिला है। पहले पहले तो इसने अच्छा कार्य किया था सारा, और इसने जैसे शासन भी अच्छा किया था। इसके जो राजवंश जो थे ना, इसके वंश के लोग, खानदान के लोग, उन वो भी अच्छा शासन करते थे।
और इसने जो है आधुनिकीकरण भी किया, निजी संपत्ति की सुरक्षा के भी कानून बनाए, लोगों की जो निजी संपत्ति थी उसकी सुरक्षा के कानून बनाए। तो लोगों को लगा, फ्रांस की जनता को लगा कि नेपोलियन हमारा क्या है, मुक्तिदाता है, और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद भी थी, और लोगों ने ये भी सोचा कि ये जो है हमें वास्तविक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लेकिन क्या था, धीरे पहले तो लोग बहुत खुश हुए इसके शासन से, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी भी वही हो गई, ये भी निरंकुश होने लग गया, तानाशाह होने लग गया, और इसकी सेनाएं जो है फ्रांस के किसानों पर, उन पर हमले करके अधिक कर लेना, इस तरह परेशान करने लग गई। आखिरकार 1815 में वोटरलू में उसकी हार हुई। इसमें अंडरलाइन कर लो, वोटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वोटरलू का युद्ध हुआ। और वोटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। ये अन्य यूरोपीय देश थे ना, रूस वगैरह, ये जो थे बड़े बड़े देश, 3 देश एक साथ थे, और ये फ्रांस इधर था। तो 1815 में जो है ये वोटरलू का युद्ध हुआ, और वोटरलू के युद्ध में जो है फ्रांस की हार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट, ये पहला युद्ध था जो नेपोलियन बोनापार्ट ने हारा था, और ये भी जो है इन लोगों ने थोड़ा ऐसे चालबाजी करके इसको हरा दिया था। तो 1815 में देखो, 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये 3 देश तो एक तरफ थे, और एक तरफ कौन था? ये फ्रांस, जिसमें कौन था लड़ने वाला? ये अकेला नेपोलियन। तो ये हार गया था इस युद्ध में। ठीक है, वोटर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि वोटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। किस किस के बीच हुआ? 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां थी, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ध्यान रखोगे आप, लिख लो यहाँ पे, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये तीनों एक तरफ थे वोटरलू के युद्ध में, और फ्रांस अकेला एक तरफ था, और इन्होंने तीनों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, और इसके बाद वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि में भी इसने इसे अपमानजनक शर्तें हुई रखी थी, हार गया तो ऐसी शर्तें लगाई गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाला उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। देखो, ये तो 1815 में तो वोटरलू के युद्ध में हार गया, और फिर कुछ समय बाद इसकी मृत्यु ही हो गई थी। इसमें नहीं थी, हुई थी युद्ध में बाद में, लेकिन ये जो है छोड़कर चला गया था। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी जो उपाय थे ना, आधुनिकता पर बल दिया था, कहा था ना उसने आधुनिक, उसका अग्रदूत माना अपने आप को आधुनिक युग का। तो उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद वो जो है उसके उपाय सामने आए थे, आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना था। तो आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया था। ठीक है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। इस पे भी अंडरलाइन करो। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विचार कहते हैं स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार लोगों को देना। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैलने, और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, अंडरलाइन कर लो, ये भी प्रश्न है। भारत में कौन प्रभावित हुए फ्रांस की क्रांति से? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण थे। ये भी प्रश्न बनेगा बेटा। भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, और औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई, और अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांसीसी क्रांति के लिए है। ठीक है, ये हो गया आपका पाठ पूरा। और इसमें ये क्या है आपके, इसको आप पढ़ना। क्रियाकलाप है कि इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारियों के व्यक्तियों के बारे में पढ़े, उनमें से किसी एक के बारे में जानकारी इकट्ठी रहने दो इसको, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारियों
और तस्वीरों को इकट्ठा करें। कोई सी भी घटना, वो जो तस्वीर आए है ना आपके, उसके बारे में लिख दो। मरा की जो है, मरा ने क्या लिखा उसके बारे में लिख दो। ओलंप दे गूज और रोबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्ष्य, कुछ भी लिख सकते हो आप। वैसे करना नहीं है आपको, ये दोनों नहीं करने, सिर्फ इनको पढ़ के समझना है। प्रश्न उत्तर आपके ये है, इनमें से मैंने 4-5 प्रश्नों के उत्तर तो आपको भेज दिए। और नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए ये लास्ट वाला पैराग्राफ है आपके। और वैसे और मैं भेज दूंगी, ठीक है। ये सारांश में, सारांश पूरा आएगा नेपोलियन के उदय में, ठीक है। एक ही प्रश्न रहा है, इसको आप ये नेपोलियन का उदय जो 1804 से है, यहाँ से करोगे आप, ठीक है। ये नेपोलियन, प्रश्न उत्तर 5, उत्तर 5, ठीक। पाठ को पढ़ना, समझना और याद करने की कोशिश करना बेटा।